हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, उन्होंने शॉकिंग रेवलेशंस किए, शॉकिंग उन्होंने जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया। आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी तो मेरी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको JIT के सामने पेश किया जाए, वो JIT जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पैनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते, जोड़ तोड़ करते, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो अहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़े, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सज़ा देते हैं, सज़ा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सज़ा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पैनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार बने। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में पहली मर्तबा ये हुआ, जब से नैब बना है कभी ऐसा नहीं हुआ। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है, वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्ज़ामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियाँ साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ़ की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने इस एक्सरसाइज से गुज़रना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि
जजेस थे ऊपर से, तो उन्होंने बगैर देखे उन्होंने ये चीज़ जो है वो रेफरेंसेस उन्होंने दर्ज कर लिए। फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया, डे टू डे हमारी हियरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सज़ा हुई। तो 2 साल की मेहनत तो पूरी कौम के सामने आ गई। मैं कल आज मीडिया की रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, कुछ अखबारात की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया की मजबूरी है, मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप मेरी बातों को नहीं चला सकते। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा कि मरियम ने शायद किसी इदारे के ऊपर हमला किया है, मरियम ने किसी इदारे के वकार पर हमला किया है। तो मैं ये बात आज वाज़े कर देना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, वो किसी भी कंट्रोवर्सी से, किसी भी शक व शुबा से बालातर होनी चाहिए और किसी एक फ़र्द की हरकत को जो उसके ज़ाती मकासद के लिए होती हैं, इदारे का नाम नहीं देना चाहिए। इदारा मुल्क का इदारा है, इदारा पाकिस्तान का इदारा है, वो किसी फ़र्द वाहिद का इदारा नहीं है। और जब फ़र्द वाहिद इदारे के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो मैं ये समझती हूँ कि उसके पास अपनी जो एक्सेसेस है उनका जवाब नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फ़र्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद है, अगर वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है कि फ़लाँ बेंच बनाओ, फ़लाँ बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वक़ार में इजाफ़ा कर रहा है? जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होता है, जब वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए इकामा पे निकलवाने की कोशिश करता है, जब वो मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, जब वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है, जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है, तो वो इदारे के वक़ार में इजाफ़ा करता है। जब उसको ये वो तासुर देता है जज को जाके कि उसको पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है, भाई जज बशीर साहब ने क्या वर्डिक्ट देना, आपको कैसे पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है? तो जब आप वर्डिक्ट की अनाउंसमेंट वर्डिक्ट के अनाउंस किए जाने से पहले करते हैं, तो क्या आप इदारे के वक़ार में इजाफ़ा करते हैं? जब आपको जो इस इदारे ने या कौम ने या आपके मुल्क ने या आइन ने आपको जो ओहदा दिया है, जब आप उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने जो आइनी कानूनी इख्तियारात हैं, जब आप उनसे तजावज़ करते हैं और आपके ज़ाती मफाद के लिए करते हैं और आपके किए हुए जो भी आपने इस तरह की ज़्यादतियाँ की हैं, जब उसकी वजह से पूरे इदारे पे उंगली उठाई जाती है, तो क्या आप उस इदारे के वक़ार में इजाफ़ा करते हैं? और जब तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आप जो है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अंधेरों में धकेल देते हैं, उस 2 साल की मेहनत के नतीजे में, तो क्या आपने इदारे के वक़ार में आप इजाफ़ा करते हैं? अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं वो मुल्क की ताकत है, हमारी ताकत है, कौम की ताकत है। लेकिन उस ताकत को जब कोई फ़र्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इदारे की कौन सी खिदमत करता है? मैं उम्मीद करती हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, ये ज़ाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी ज़ात का मुकदमा है। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो है सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं, ये उनका भी मुकदमा है।
और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख़ में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फ़ैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमज़ोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वक़ार है, तक़द्दुस है, उसको पामाल किया, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे ज़ाती रंजिश आने लगी। जो भी मुकदमा होता था उसमें सज़ा नवाज शरीफ को होती थी और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं तो आज आप देखें, जनरल फैज़ साहब तो नज़र नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। तो इस तरह जब अदलिया का चेहरा दागदार किया जाता है, अब आप ये देखें, जस्टिस खोसा साहब, अजमत सईद साहब, इन्होंने जो बातें की, गॉडफादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा, तो ये हमारे चेहरे पे दाग नहीं है, ये दाग जो हैं ये उनके अपने किरदार पे लगे हैं। तो ये पीछे कौन था, मैंने आज कौम के सामने ये बात वाजे कर दी। तो ये मीडिया की भी जंग है। आपने कल मेरी पिटिशन नहीं चलाई, आपने पिटिशन में से जो ऐसी बातें थी जिनको आप चला सकते थे आपने चला दी। मैं आपको कसूरवार नहीं कहती, मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और इन्हीं प्रेशर्स की मैं आज बात कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रेशर्स हमेशा के लिए ना रहें। तो ये जंग आपकी भी है, ये जंग अदलिया के वक़ार की बहाली की भी है और ये जंग जो है ये वो जंग है जिसके नतीजे में मैं अब अदलिया जो है मैं इसका भी समझती हूँ कि ये इनका भी इम्तहान है। अगर ये अदलिया चाहती है कि इसी तरह प्रेशर्स में ये फ़ैसले इनसे लिए जाते रहें, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दूंगी। उनकी जो मीटिंग में कोर्ट के रिपोर्टर्स के थ्रू चीज़ें बाहर आई, उन्होंने ख़ुद इस पे तशवीश का इजहार किया है कि ये जो परसेप्शन है वो जड़ पकड़ रहा है कि जजेस के ऊपर प्रेशर्स हैं और जजेस प्रेशर्स में फ़ैसला करते हैं। तो उसमें आइन और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसमें इस तरह के प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं, तो उस मुल्क का फिर वही हाल होता है जो 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रुसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरख्वास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है। जो JIT जो पनामा साजिश केस को लेकर गया था, पनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरख्वास्त गुजार को ढूंढ रही है और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरख्वास्त मेरे पास, हम सुनते हैं, क्योंकि दरख्वास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। तो आज कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? मैं आपके सामने विटनेस हूँ, जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए, बाकी लोग डमी बन के बैठे हुए थे। ना नैब के नुमाइंदे ने कोई सवाल किया, ना बाकियों ने कोई सवाल किया, वो दबे हुए बैठे हुए थे। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ISI का, और पीछे से जनरल फैज़ साहब कर रहे थे। तो आज बताएं मुझे, आज कहाँ है वो पनामा बेंच? आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, नवाज शरीफ साहब का केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती? तो आज कहाँ है वो सब? आज वो माहौल क्यों नज़र नहीं आ रहा? जब आपसे सवाल होता है तो आप ये कहते हैं
कि मैं हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज़ होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज़ होते हैं, कम अज़ कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डालें। और आज जब आपके सामने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि वो स्कैंडल्स जो हैं उसके लिए आपने अपने जो कौन सा वो है जिसको इन्होंने टास्क दिया अकाउंटेबिलिटी का, इंस्पेक्शन कमीशन, जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे हैं वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी एटीएम्स के बारे में क्या तहकीकात करेगा? तो आज वो मेहनत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ में ला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के ज़रिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके ख़िलाफ़ साजिश की। पहले वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज़ हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। और ये बात जब कहते हैं हम ये बात जब कहते थे तो कहते थे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते, नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने नाम भी ले लिया और कोर्ट में भी ले गई। तो आप कोई सवाल है तो करें। मैडम ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान ने पनामा पेपर्स को कोर्ट में लेकर गए थे, क्या मुस्लिम लीग नून पेंडोरा बॉक्स और पेंडोरा पेपर्स को कोर्ट में लेकर जाएंगे? देखिए मुझे तो इंतज़ार है कि जस्टिस खोसा साहब आएँ और मुझे कहें। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ और लेके आओ पनामा पेपर्स, मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। पीएमएलए की अपनी क्या सदीकी साहब जी। अच्छा, आपने अभी जनरल फैज़ का नाम लिया, आपने चलाया? एक और भी है डिसिप्लिनरी, आप कोर्ट में तो आई हैं, क्या आप गम्मत जावेद बाजवा साहब को ये तमाम चीज़ें लिख के भिजवाएंगी कि आपका एक ऑफिसर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ मैनिपुलेट करके और साजिश करता है? मेरा ख्याल है कि मेरी पिटिशन में हर चीज़ सामने आ चुकी है और उसका सही होने का सबूत ये है कि जब ये इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद साहब पर लगे, वो डीजीसी थे और इल्ज़ामात लगाने वाले जो हज़रत थे वो सिटिंग हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे। और जिस शख्स के बारे में वो इल्ज़ामात लगे वो शख्स इस पाकिस्तान का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज भी सरबराह है। तो ये कोई नॉन सीरियस एलिगेशंस नहीं थे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता या जिस पे आंखें बंद कर दी जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती। तो तब भी तरदीद नहीं की गई क्योंकि वो बात सच थी। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकी। तो क्योंकि एलिगेशंस इर्रिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियाँ कौम के सामने हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटिशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है मुझे इंसाफ मिलेगा। और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। कौम को नज़र आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज़ साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पर वो क्या कहते हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात झूठ हैं। और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सिटिंग डीजीसी पर इल्ज़ामात लगे थे और अगर ये पहला आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता तो आपका रिएक्शन ये होता है कि आप खड़े होकर ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और आप चुप सिर्फ तब करते हैं जब आपके दिल में चोर होता है, जब आपने वो काम किया होता है। तो 3 साल गुजर गए, कोई भी तरदीद नहीं आई बिल्कुल, बल्कि उल्टा शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को सज़ा हो गई सच बोलने पर। तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा
और DGC साहब को भी यहाँ, और जो अब DGIS आए हैं उनको भी खड़ा करेंगे, उनसे हेल्प लेंगे, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपनी बात करेंगे। तो ये जो इंसाफ है ये कौम को होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मरियम, ये जनरल फैज का तो नाम नए आर्मी चीफ के लिए भी लिया जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें हैं, शायद 73 साल की तारीख़ में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुँह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुँह पे तमाचा है। अच्छा मैडम, आपने बात की मैडम आपने बात की ISI के खिलाफ। मैडम, आपकी जमात के बारे में ये तासुर किया जाता है कि आप इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब कौन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पटिशन के ऊपर, क्योंकि मैडम ये आप मुझसे थैंक यू, ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पटिशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना। मैडम, आपने शौकत सिद्दीकी साहब के बयान को बनाया है इस टाइम अपनी एप्लीकेशन में, ये सिर्फ आपके पास ये बयान ही है या कुछ वीडियोस थी जो, जैसे अब इसहाक डार साहब दरिया के पार बैठ के कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं जो धमाकेदार हैं, और आज आपने जो बयान किया, आपने आज से कुछ अर्से पहले कहा था कि आर या पार की सिचुएशन पे मैं जा रही हूँ, क्या आर या पार आज हो गया, या कोई इसके बाद भी कोई ट्रेलर आना है, या ये सिर्फ ट्रेलर है कोई अभी? देखिए, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही कोई छोटी गवाही नहीं है, ये कोई ऐसे शख्स की गवाही नहीं जिसको दुनिया जानती नहीं थी, और ये गवाही उन्होंने तब दी थी जब वो सिटिंग हाई कोर्ट के जज थे, सिटिंग जज ने दी थी, किसी आम इंसान ने नहीं दी। और उसके बाद उसको corroborate करते हैं वो सारे ensuing इवेंट्स, जिसमें जो अरशद मलिक साहब मरहूम जो है उनका वीडियो पे बिल्कुल एक ऐसा बयान है जो हर चीज़ को क्लियर कर देता है। तो इसके अलावा आपको अब और क्या सबूत चाहिए? दिसंबर में आए हैं, तो क्या मियां साहब दिसंबर में पाकिस्तान आए? आज की पिटिशन पे रहें हम, अगर और कोई पिटिशन से एप्लीकेशन से मुतालिक सवाल है तो बताइए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि सरतापा वीडियो होने के बावजूद और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने के बावजूद चेयरमैन नैब का तसलसल रखना कितना अच्छा मानता है? देखें, ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है, और ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं, और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आइनी है बल्कि गैर कानूनी है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी, और होनी चाहिए। मैडम, इस वाली वीडियोस बता दें कब रिलीज होंगी, क्योंकि अब ऐलान होना है। भाई उन्होंने जब कहा है